Hey friends, welcome back to my YouTube channel Expert Opinion. I am Bhavna from UP Mathura. So guys, today we will learn 20 question of CDP which will help in the upcoming examination. So do not leave today's class. Today's class is very important. हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को एंड तक देखेंगे। इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, मिशन सरकारी मास्टर। यहाँ आपके लिए डेली टेस्ट क्विजेज कराई जाती हैं हर एक क्लास से रिलेटेड, तो महत्वपूर्ण है। डेली करंट अफेयर, इसके अलावा डेली जीके जीएस, सीडीपी, ईवीएस, संस्कृत, हिंदी, सभी सब्जेक्ट आपको कवर कराए जाते हैं जो कि हेल्पफुल रहते हैं। रीट, यूपी टेट, सी टेट, केबीएस, DSSS, एमपी टेट, बी टेट, यूटेट, कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। जीके जीएस आपको हर एक एग्जाम से रिलेटेड, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिलेटेड जीके जीएस कराई जाती है। अभी हमारे चैनल पर लूसेंट जीके का एक सीरीज चल रहा है, तो सुबह 10 बजे उसको जरूर अटेंड करें। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर करेंगे। व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी या उपरोक्त सभी। बताइए। व्यक्तित्व के प्रकार की हम बात कर रहे हैं। पर्सनैलिटी के प्रकार तीनों ही करेक्ट, ऑप्शन डी के साथ में हम जाएं। व्यक्तित्व अंतर्मुखी भी होता है, बहिर्मुखी भी होता है, उभयमुखी भी होता है, तो तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हैं। अब बात यह आती है कि अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी ये टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी हैं, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी व्यक्तित्व के प्रकार किसने बताए हैं, तो आपको याद रखना है एक मनोवैज्ञानिक का नाम युंग महाशय ने बताए हैं व्यक्तित्व के 3 प्रकार। कौन कौन से? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आंसर करेंगे। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है। कला की शिक्षा को यानी हस्तकला को विद्यालय में जोड़ने का क्या उद्देश्य है अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005? ऑप्शंस हैं सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना, केवल ए सही है या ए और बी दोनों सही हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। और आपके लिए हर एक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का टाइम रखा जाएगा और आपको आंसर करने का भी टाइम दिया जाएगा, बिकॉज आपका ये क्वेश्चन रहता है कि आप जल्दी आंसर बता देते हैं, तो अभी आपके लिए खूब टाइम है, आंसर कीजिए आराम से। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों ही करेक्ट हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी कि शिक्षा बिना बोझ के। शिक्षा बिना बोझ के यानी जो छोटे बच्चे हैं उन पर कोई बोझ ना हो, शिक्षा को कैसा बनाया जाए, बिल्कुल फ्री बच्चा हो जिसमें बिना बोझ के हो। बाल केंद्रित शिक्षा को मूल आधार बनाते हुए एनसीएफ 2005 की रचना की गई थी। एनसीएफ 2005, इस एनसीएफ की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ ली जाए तो याद रखिएगा, इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। इसके व्यापक उद्देश्य कौन कौन से रखे गए थे? मैंने आपको बताया था इसके 5 व्यापक उद्देश्य रखे गए थे। कितने? 5। एक दिन और मैंने आपको रिवाइज़ कराया था, एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज़ करा देती हूँ। तो इसके जो उद्देश्य थे वो थे विचार व कर्म की स्वतंत्रता होनी चाहिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी की प्रवृत्ति होनी चाहिए, नई परिस्थितियों का लचीलेपन व रचनात्मक तरीके से सामना करना चाहिए, परोपकार की भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए और आर्थिक प्रक्रियाओं, सामाजिक परिवर्तनों में योगदान देने की क्षमता भी होनी चाहिए। इसके अलावा बच्चे के संदर्भ में भी एनसीएफ 5 ने 5 उद्देश्य रखे थे। कौन कौन से? जैसे बच्चे का जो ज्ञान है उसको बाहरी जीवन से जोड़ना, बाल केंद्रित शिक्षा, बच्चा शिक्षा का केंद्र बिंदु होना चाहिए, बच्चा शिक्षा जो है बिना बोझ की होनी चाहिए, बच्चे की रुचियों को ध्यान में रखना चाहिए और शिक्षा बिना बोझ के होनी चाहिए। तो बहुत तरीके के ऐसे उद्देश्य थे जो एनसीएफ 2005 में रखे गए। इसके अलावा एनसीएफ 2005 पर हमने डिटेल में चर्चा की है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट। जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तब उस परीक्षा को डैश कहते हैं। आंसर करिए इस क्वेश्चन का क्या होगा। जब बालक की परीक्षा ली जाती है, परीक्षा के द्वारा मापी हुई योग्यता जो है उसी के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तब उस परीक्षा को हम क्या कहेंगे? वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या इनमें से कोई नहीं। जब मूल्यांकन आपने किया और उस मूल्यांकन में क्या है? स्थायित्व है यानी स्थिरता है, स्टेबिलिटी है, तो इसको हम कहेंगे विश्वसनीयता। ऑप्शन
सेकंड करेक्ट है। मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन से किसी भी बच्चे का, किसी बालक का, किसी स्टूडेंट का, किसी विद्यार्थी का ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोप्रेरित सभी क्षेत्रों को परखने के लिए, जानने के लिए निरंतर चलने वाली प्रक्रिया को हम मूल्यांकन कहते हैं। हम बात करें कि एक कोठारी आयोग की बहुत ही ज़्यादा फेमस परिभाषा है कि मूल्यांकन एक अविरल चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब सतत प्रक्रिया है, जो कि समग्र शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और इसका शैक्षिक उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध है। अगर आपसे पूछा जाए कि मूल्यांकन की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, तो याद रखिएगा, मूल्यांकन की प्रमुख विशेषता होती है वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, विभेदकारिता, व्यापकता, व्यावहारिकता एवं उपयोगिता। ये मूल्यांकन की विशेषताएं होती हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। डैश में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन। डैश में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। इसका आंसर कीजिए क्या होगा। चारों ऑप्शन को यहाँ खाली स्थान में आप रखकर देखेंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। कुशलताओं में निष्पादन का संपूर्ण अवलोकन से मतलब है कि आपने क्या सीखा, उसी के आधार पर, जो आपने अब तक सब कुछ सीखा हो उसी के आधार पर आपका निष्पादन, यानी अगली कक्षा में आपको प्रोन्नत किया जाए या आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए उसी के आधार पर, तो इसको कहेंगे हम योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन कर देती है। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। मापन और मूल्यांकन में आसानी से अंतर कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि किसी भी छात्र की उपलब्धि का पता लगाने की प्रक्रिया सामाजिक जांच, परीक्षा, मापन अथवा मूल्यांकन आदि प्रक्रियाओं में बहुत ही निकट संबंध होते हुए भी परस्पर सूक्ष्म अंतर पाया जाता है। आपको ये याद रखना है कि निर्माणात्मक मूल्यांकन, जैसे इनमें अंतर की हम बात करें, निर्माणात्मक मूल्यांकन को हम रचनात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। आपको इतना याद रखना है कि रचनात्मक मूल्यांकन शिक्षण के दौरान किया जाता है, जब आप शिक्षण करा रहे हैं। योगात्मक मूल्यांकन सत्र के अंत में किया जाता है, जब सत्र खत्म हुआ, यानी अगली क्लास में प्रोन्नत करने के लिए, रिजल्ट देने के लिए या आपका पूरी साल का आकलन करने के लिए योगात्मक मूल्यांकन किया जाता है। अगर बात करें निदानात्मक मूल्यांकन की, तो निदानात्मक मूल्यांकन बच्चे की कमियों, कमजोरियों, उसकी रिक्तियों को जानने के लिए इसका मूल्यांकन किया जाता है, निदानात्मक मूल्यांकन। और एक चीज़ आपको याद रखनी है कि पहले निदान होगा, उसके बाद में उपचार होगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है कहलाता है। ऑप्शंस हैं मौलिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान, सामाजिक अनुसंधान या इनमें से कोई नहीं। बताइए। अनुसंधान ऐसा अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? सामाजिक समस्या से संबंधित होता है। इसके अलावा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार के लिए किया जाता है। विद्यालय की जो क्रियाकलाप हैं उनमें सुधार के लिए किया जाता है। इसे हम क्या कहेंगे? करेक्ट आंसर होगा क्रियात्मक अनुसंधान। ऑप्शन सेकंड जो लोग किए हैं, ऑप्शन बी जो लोग किए हैं, उनका करेक्ट है। क्रियात्मक अनुसंधान की उत्पत्ति का स्रोत कहाँ से मिलता है? मानव व्यवस्था सिद्धांत से मिलता है। कहाँ से मिलता है? मानव व्यवस्था सिद्धांत से मिलता है। और गाइस, इस सिद्धांत के कार्यकर्ता में कार्यकुशलता के साथ साथ समस्या के समाधान की क्षमता भी होनी चाहिए। सबसे पहली बार बकिंघम ने 1926, याद रखिएगा, सबसे पहली बार 1926 में बकिंघम ने, किसने? बकिंघम ने अपनी पुस्तक रिसर्च फॉर टीचर्स, याद रखेंगे, रिसर्च फॉर टीचर्स में क्रियात्मक अनुसंधान का उल्लेख कर शिक्षा के क्षेत्र में इसके विकास को आगे बढ़ाया। आपको 3-4 चीज़ें याद रखनी है क्रियात्मक अनुसंधान से। एस्टेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम बात करें क्रियात्मक अनुसंधान की। अगर आपसे पूछा जाए क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? बकिंघम। ठीक है, बकिंघम ने किया था। कब किया था? 1926 में, 1926 में इसका पहली बार प्रयोग किया। बुक कौन सी थी? रिसर्च ऑफ टीचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। उपलब्धि परीक्षण दिए जा सकते हैं। ऑप्शन है 2 प्रकार से, 4 प्रकार से, 6 प्रकार से या 3 प्रकार से। उपलब्धि परीक्षण कितने प्रकार से दिए जा सकते हैं? आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का क्या होगा।
सबसे पहली बात मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन के लिए बोनस नंबर दिया गया था, मतलब कॉमन नंबर इस क्वेश्चन के लिए दिया गया था आने वाली परीक्षाओं में। उपलब्धि परीक्षाओं की अगर हम बात करें तो ऐसी परीक्षाएं जिनकी सहायता से विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषयों और सिखाई जाने वाली कुशलताओं में छात्रों की सफलता व उपलब्धि का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, वे होते हैं क्या? उपलब्धि परीक्षण। अगर हम इसकी बात करें तो उपलब्धि परीक्षणों के प्रकार दो होते हैं, प्रमाणित परीक्षण और शिक्षक निर्मित परीक्षण। कितने? प्रमाणित परीक्षण और शिक्षक निर्मित परीक्षण। तो इसलिए दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है, लेकिन ये विवादित रहा था इसलिए इस पर बोनस पॉइंट मिला था, क्योंकि जो शिक्षक निर्मित परीक्षण होते हैं उसके दो प्रकार होते हैं, आत्मनिष्ठ परीक्षण और वस्तुनिष्ठ, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। फिर सब्जेक्टिव जो है उसके भी 2 हैं, मोरल टेस्ट और ऐसे टाइप टेस्ट, यानी मौखिक परीक्षा और निबंधात्मक परीक्षा। लेकिन इसका करेक्ट आंसर हम अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ में जाएंगे, दो प्रकार के, प्रमाणित और शिक्षक निर्मित। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 देश में कब लागू हुआ? ऑप्शन है 1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2010, 1 नवंबर 2009, 1 नवंबर 2010। इसका करेक्ट आंसर करेंगे क्या होगा? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, आरटी एक्ट 2009 पूरे देश में कब लागू हुआ? अगर इसकी बात की जाए तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा सेकंड करेक्ट, 1 अप्रैल 2010। 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पूरे देश में लागू हो चुका था, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। इसमें प्रावधान क्या था? 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। इसके लिए भारतीय संसद ने निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए भारतीय संसद ने निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 नाम दिया गया, पारित किया गया। और इसको पूरे देश में लागू करने की बात हो तो 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में लागू किया गया था। किसको छोड़कर? जम्मू और कश्मीर को छोड़कर, ये भी आपको याद रखना है, जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में ये लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और कमेंट करके बताइए कि आज स्पीड फास्ट तो नहीं है। कई लोगों का कल कमेंट था कि स्पीड बहुत फास्ट रहती है, क्योंकि वो रिवीजन था तो उसमें मैंने डायरेक्ट आपको आंसर बताए थे। बट ये सही है कि रिवीजन में भी आपको टाइम तो मिलना चाहिए आंसर करने का, इसलिए आज हमने स्पीड को स्लो रखा है। तो आप कमेंट करके बताएंगे कि अब ठीक है या कोई दिक्कत, किसी तरीके की कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो आप बता सकते हैं। आपके जैसे सुझाव होंगे हम उसी तरीके से काम करेंगे। अगला क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह परिभाषा किसकी है? कौन सी शताब्दी? 20वीं शताब्दी। इसको बालक की शताब्दी किसने कहा? मुर्रे ने, एडलर ने, क्रो ने, वॉटसन ने। करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा? 20वीं शताब्दी बच्चे की शताब्दी है, इस बात को कहने वाले हैं क्रो एंड क्रो। ऑप्शन थर्ड यहाँ करेक्ट है। क्रो एंड क्रो ने कहा कि 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इस अवस्था को मिथ्या परिपाक का समय भी कहा जाता है। ऐसी कौन सी अवस्था है जिसको मिथ्या परिपक्वता कहते हैं? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर करेंगे क्या होगा? स्यूडो मैच्योरिटी। स्यूडो मैच्योरिटी किसको कहेंगे हम? तो इसका सही आंसर है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को स्यूडो मैच्योरिटी यानी मिथ्या परिपाक काल कहते हैं। बाल्यावस्था की अगर समय अवधि आपसे पूछ ली जाए तो 6 से 12 वर्ष की अवस्था को हम बाल्यावस्था कहेंगे। इसके अलावा रॉस ने बाल्यावस्था को छद्म परिपक्वता काल या मिथ्या परिपक्वता काल कहा। किसने? रॉस ने। अभी आपसे ये पूछ लिया जाता कि बाल्यावस्था मिथ्या परिपाक अवस्था है, ये कथन किसका है? तो याद रखिएगा रॉस का ये कथन है। किसका? रॉस का ये कथन है, क्योंकि 6 से 7 वर्ष की आयु में बालक के विकास में स्थिरता आ जाती है। ठीक, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। इनमें से कौन सी शैशवावस्था की विशेषता नहीं है? शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना या फिर मानसिक विकास में तीव्रता। नहीं पूछा है क्वेश्चन, क्या पूछा है? नहीं। आंसर करेंगे क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन थर्ड, नैतिकता का होना। ऑप्शन फर्स्ट को देखिए, शारीरिक विकास की तीव्रता, ये कथन सही है। शैशवावस्था में बच्चे का विकास, शारीरिक विकास जो है वो तीव्र गति से होता है। दूसरों पर निर्भरता, दूसरों पर निर्भर रहता है बच्चा शैशवावस्था में। मानसिक विकास में तीव्रता रहती है शैशवावस्था में, जबकि नैतिकता नहीं पाई जाती कब? शैशवावस्था में। और आपसे नहीं पूछा है। बच्चा सेल्फ सेंटर्ड होता है,
खुद से मतलब रखता है, स्वार्थी होता है, नैतिकता उसके अंदर नहीं पाई जाती। अगर मम्मी ने चॉकलेट दिया, मम्मी ने क्या दिया, चॉकलेट दिया, तो साइड में खड़ा छोटा भाई या बड़ा भाई देखता रहेगा, उसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सेल्फ सेंटर्ड, उसे पूरी चॉकलेट खुद से खानी है। अगर उससे कहा कि बड़े भैया हैं देख रहे हैं उनको भी थोड़ा दे दो, तो बोलेगा क्यों दे दूं, क्योंकि नैतिकता का अभाव पाया जाता है कब, शैशवावस्था में, याद रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, मस्तिष्क और आत्मा, अधिगम और शिक्षा, प्रशिक्षण और अधिगम, शक्ति और गति। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से है तथा पैरों के उचित उपयोग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, शक्ति और गति। क्वेश्चन नंबर 4, मोटर डेवलपमेंट की यहाँ बात की गई है, किसकी, क्रियात्मक अथवा गामक विकास। मोटर डेवलपमेंट से क्या तात्पर्य होता है, यह आपको पता होना चाहिए। तो बालकों में उनकी मांसपेशियों और तंत्रिकाओं के समन्वित कार्य द्वारा अपनी शारीरिक क्रियाओं पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने में ये सहायक होता है, मोटर डेवलपमेंट। इसके अलावा हरलॉक कहते हैं कि मांसपेशियों, तंत्रिकाओं तथा तंत्रिका केंद्रों की समन्वित क्रियाओं द्वारा शारीरिक गति पर नियंत्रण क्रियात्मक विकास कहलाता है। क्रियात्मक विकास में क्या होता है कि बच्चे की जो पावर है, यानी उसकी मांसपेशियों की, उसकी गति, किसी काम को करने की क्या है, तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, गामक विकास में आएंगी, मोटर डेवलपमेंट में आएंगी। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, क्योंकि आत्मा का यहाँ कोई संबंध है नहीं, बात हो रही है गामक विकास की, किसकी, गामक विकास की, यानी शक्ति और गति से इसका रिलेशन होता है। नेक्स्ट, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है। ऑप्शन है 2 कोश, केवल 1 कोश, कई कोश, कोई कोश नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा केवल 1 कोश, ऑप्शन सेकंड, केवल 1 कोश। मानव जीवन की अगर हम बात करें, ह्यूमन लाइफ की अगर हम बात करें, तो मानव जीवन का आरंभ एक फलित अणु रज के रूप में होता है। एक रज नाम का अणु, रज अणु होता है, रज अणु के रूप में होता है। इसके अलावा इसके विकसित होने में 2 प्रकार के कोषों की संख्या होती है, कौन सी, उत्पाद कोष और शारीरिक कोष। 1 कोष होगा कौन सा, रज अणु। तो 1 कोष की बात होती है मानव जीवन का आरंभ मूलतः। 1 कोष एक छोटा सा कोष होता है जिसकी वजह से इतने बड़े मानव का निर्माण होता है, तो आपको याद रखना है केवल 1 कोष। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोज्यों के लिए किया जाता है। ऑप्शन है बच्चे, प्रौढ़, चिड़िया, पशु। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या होगा, अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का उपयोग कौन सी श्रेणी के प्रयोज्यों के लिए किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, प्रौढ़। प्रौढ़ जो होंगे उनके लिए अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट पथ समस्याओं का उपयोग किया जाता है। बच्चों के लिए नहीं किया जाएगा। बच्चों को तो डायरेक्ट आप सिखा सकते हैं, छोटे बच्चों को कैसे डायरेक्ट, जैसे उसको बताना है आपको बिफोर बॉल, तो आप बॉल दिखा सकते हैं उसको, तो बेटर समझ पाएगा। चिड़िया को कैसे सिखा सकते हैं, पशुओं को कैसे सिखा सकते हैं, तो अप्रत्यक्ष ढंग से आप किसे सिखा सकते हैं, प्रौढ़ लोगों को सिखा सकते हैं। नेक्स्ट, समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एकदम लड्डू क्वेश्चन है। जिन लोगों ने पढ़ा होगा वो एकदम आंसर कर देंगे देखते ही। समस्या के अचानक समाधान यानी कि इनसाइट थ्योरी है। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं, सक्रियात्मक अधिगम, सूझ का सिद्धांत, प्रत्यक्ष एवं भूल का सिद्धांत, अनुबंधन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, सबसे पहले जान लेते हैं करेक्ट आंसर, ऑप्शन सेकंड, सूझ का सिद्धांत। सूझ के सिद्धांत में क्या होता है, अचानक से आइडिया आता है, और ये सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो ये कॉलर का सिद्धांत है। सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत इसको बोलते हैं, कॉलर ने दिया था। और कॉलर क्या है, गेस्टोल्टवादी हैं। अगर पूछ लिया जाए कि गेस्टोल्टवादी कौन है, तो कॉलर हैं, कॉलर कोप्ता वर्दीमर। कॉलर ने इस सिद्धांत दिया था सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जिसमें समस्या का जो समाधान है वो अचानक से आता है
और इसमें पूरे होलिस्टिक वे की बात की गई है कि पूरी समस्या को दिखाया जाए, पूरी समस्या को दिखाया जाए कि समस्या पूरी कैसे है। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि आपको लिखना है, क्या लिखना है, आपसे कह दिया जाए कि सबसे बेटर एग्जांपल 10 पेनों का मूल्य बताइए, 10 पेनों का मूल्य बताइए। अब आपके सामने समस्या कैसी है, अधूरी है, पूरी समस्या आपको दिखाई नहीं गई, तो आप 10 पेनों का मूल्य कैसे बताएंगे। अगर आपसे कह दिया जाता कि एक पेन का मूल्य 2 रुपये है तो 10 पेनों का मूल्य बताइए, तो आप 1 मिनट में निकाल लेंगे। एक पेन का मूल्य 2 रुपये तो 10 पेनों का 20 रुपये। लेकिन आपको एक पेन का मूल्य ना बता दिया जाए और सीधा पूछा जाए 10 पेनों का मूल्य बताइए, तो आप कैसे बता पाएंगे कि आप कितने रुपए वाले पेन की बात कर रहे हैं। तो समस्या जब आपके सामने पूरी होगी तभी आप उसका सॉल्यूशन अचानक से निकाल पाएंगे। ये बात किसने कही, कोहलर ने की, सूझ और अंतर्दृष्टि के सिद्धांत में। तो जब समस्या हमारे सामने है तो उसके चारों तरफ उपकरण भी हमें होने चाहिए कि हम अपनी सूझ लगाकर, अपना माइंड लगाकर, अपना लॉजिक लगाकर उस समस्या से निपट सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेदना ज्ञान की पहली पीढ़ी है, यह कथन है। यह कथन किसने कहा है। संवेदना ज्ञान की पहली पीढ़ी है। तो इसका आंसर जानने से पहले हम ऑप्शन देखेंगे, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, ध्यान का विकास या भाषा का विकास। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन किसके बारे में है, ये बताना है आप, किसका नहीं है ये बताना है, यह कथन किसके बारे में है। तो संवेदना ज्ञान की पहली पीढ़ी है, ये बात है मानसिक विकास से रिलेटेड, क्योंकि जो संवेदनाएं हैं वो हमारे मानसिक विकास से रिलेटेड होती हैं। मानसिक विकास से क्या मतलब होता है, इसका क्या मीन्स है मानसिक विकास का। तो इसका मतलब होता है ज्ञान भंडार में वृद्धि एवं उसके उपयोग से। जो हमारा ज्ञान भंडार है, हमारे अंदर कितना ज्ञान है, उसकी वृद्धि से और उसके उपयोग से, हम उसको यूज कैसे कर पा रहे हैं, किस दिशा में उसको यूज कर रहे हैं, कितना कहाँ उसको यूज कर रहे हैं, इस चीज़ से संबंध होता है किसका, मानसिक विकास का। मानसिक विकास के अगर हम पक्षों की बात करें तो कौन कौन से पक्ष होते हैं। संवेदना पहला पक्ष होता है, निरीक्षण, स्मरण, कल्पना करना, चिंतन करना, निर्णय लेना किसी चीज़ के बारे में। आपकी बुद्धि जो है वो भी मानसिक विकास से रिलेटेड है। आपकी रुचियाँ, आपकी अभिरुचि, प्रत्यक्षीकरण, आपका ध्यान, आपके तर्क, आपका लॉजिक, सीखना, भाषा, ये सारे किससे रिलेटेड हैं, मानसिक विकास से रिलेटेड क्रियाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सीखने के सही स्तर हैं। ऑप्शन है तथ्य, ज्ञान प्राप्त करना, सूचना, बोध, प्रज्ञान। नेक्स्ट है तथ्य, सूचना, बोध, ज्ञान प्राप्त करना, प्रज्ञान। अगला है तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, बोध, प्रज्ञान। नेक्स्ट लास्ट, तथ्य, बोध, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना और प्रज्ञान। आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। सीखने के सही स्तर की बात की है तो थर्ड ऑप्शन सही है, तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, बोध और प्रज्ञान। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। अभ्यास करते हैं हम, किसी चीज़ के लिए एफर्ट्स लगाते हैं या हमें किसी चीज़ की अनुभूति होती है। अभ्यास या अनुभूति से व्यवहार में जो हम परिवर्तन करते हैं वही क्या है, सीखना कहलाता है, वही अधिगम कहलाता है। अभ्यास या अनुभूति से व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना या अधिगम कहलाता है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन थर्ड की, तथ्य यानी कोई हमारे सामने क्या हो, लॉजिक हो, तथ्य हो, फिर उसके बारे में इन्फॉर्मेशन, ज्ञान प्राप्त करें उसके बारे में, फिर उस ज्ञान से रिलेटेड हमें बोध हो, हमें समझ हो, और फिर प्रज्ञान, सीखने के उचित स्तर माने जाते हैं। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट, परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है। हाँ, नहीं, अनिश्चित, कभी कभी। आंसर बताएंगे क्या होगा। परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। एक बात याद रखिए, मैंने बोर्ड पर कुछ क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस किए थे, समथिंग 12 क्वेश्चन, और जब 12 क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया था तो आपको बहुत बेहतर तरीके से इस क्वेश्चन को समझाया था। वो क्वेश्चन अलग तरीके से था, लेकिन इसके बारे में मैंने आपको बताया था उसमें कि परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में जो परिवर्तन होगा उसे हम क्या कहेंगे, तो उसको हम अधिगम नहीं कहेंगे, उसको हम अधिगम नहीं कहेंगे। मैंने आपको बताया था कि
अभ्यास, अनुभूति, प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है। बीमारी के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम नहीं कहलाता। परिपक्वता के द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो अधिगम नहीं कहलाता। हम किसी चीज़ का अनुभव लेते हैं, उसके द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है उसे हम अधिगम कहते हैं। यस, बिल्कुल सही है। तो परिपक्वता के द्वारा जब व्यवहार में परिवर्तन होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? अधिगम उसको हम नहीं कहेंगे, आपको याद रखना है। परिपक्वता से मतलब क्या है? जैसे बच्चे हैं, शिशु जो होते हैं, छोटे छोटे चाइल्ड, उनमें विकास और वृद्धि की प्रक्रिया जब पूरी हो जाती है तब वो परिपक्व हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। लेकिन परिपक्व होने पर ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने अधिगम कर लिया हो। जैसे एग्जाम्पल था जो उस दिन क्वेश्चन था वो ये था कि सोहन या रोहन जो भी नाम था, परिपक्व होने पर कार चलाना सीख गया, कार चलाना सीख गया। तो कार चलाना सीख गया ये क्या है? ये परिपक्वता नहीं है, ये क्या है? अधिगम है। अगर आप कार चलाना नहीं सीखते तो आप कितने भी परिपक्व हो जाएं, ज़रूरी नहीं कि आपको परिपक्वता आने पर कार चलाना आ जाए। ऐसे बहुत लोग हैं जो वृद्ध हो चुके और उन्हें साइकिल चलाना भी नहीं आता। तो आपको याद रखना है कि परिपक्वता से जो परिवर्तन होता है व्यवहार में वो अधिगम नहीं होता। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। अधिगम के लिए हमें एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, अभ्यास करना पड़ता है। सिर्फ परिपक्वता से अधिगम नहीं होता, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, चिंतन क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। प्रतीकों का प्रयोग, भाषा का प्रयोग, प्रात्यक्षिक प्रक्रिया और संप्रत्य अधिगम। इसका आंसर करेंगे क्या होगा? चिंतन क्या है? चिंतन की अगर हम बात करें तो इसके संदर्भ में फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। प्रतीकों का प्रयोग, जो लोग ए आंसर कर रहे हैं, जो लोग फर्स्ट आंसर कर रहे हैं उनका करेक्ट है। प्रतीकों का प्रयोग चिंतन है, यानी कि चिंतन ज्ञानात्मक पक्ष, ये हमारा ज्ञानात्मक पक्ष होता है, उसकी एक मानसिक क्रिया होती है, मेंटल एक्टिविटी। चिंतन में प्रतीक और चिन्ह वास्तविक अनुभवों, क्रियाओं और वस्तुओं के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। याद रखिएगा, जब हम चिंतन करते हैं तो हमारे कुछ सिंबल्स, कुछ साइंस, कुछ चिन्ह, हमारे जो वास्तविक अनुभव हैं, रियल एक्सपीरियंसेस और हमारी एक्टिविटीज़, इनमें वस्तुओं के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं क्या? सिंबल्स। तो चिंतन की प्रक्रिया में क्या प्रयोग किए जाएंगे? प्रतीकों का प्रयोग किया जाएगा, भाषा का नहीं, क्योंकि चिंतन कर रहे हैं। चिंतन आपकी मेंटल एक्टिविटी है, आप शांत होकर भी चिंतन कर सकते हैं और चिंतन शांत रूप में ही किया जाता है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मुर्रे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया, वह क्या है? तो वह परीक्षण बताना है आपको, कौन सा परीक्षण था जिसकी रचना करने के बाद में मुर्रे ने इतिहास रच दिया। किसने? मुर्रे और मॉर्गन ने। इसका आंसर बताएंगे क्या होगा करेक्ट आंसर? फास्ट आंसर करेंगे। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, विषय आत्मबोधन परीक्षण। मुर्रे ने विषय आत्मबोधन परीक्षण दिया और इस परीक्षण को देने के बाद में मुर्रे का नाम फेमस हुआ। इसकी बात अगर हम करें कि इसका निर्माण कब किया गया था, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो इसको शॉर्ट में TAT परीक्षण कहते हैं। मुर्रे और मॉर्गन ने दिया TAT परीक्षण। TAT परीक्षण को विषय आत्मबोधन परीक्षण कहते हैं। अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, या फिर हम इसको TAT कहते हैं शॉर्ट में, याद रखेंगे। मुर्रे ने 1935 में इसका निर्माण किया, इसकी रचना की, और 1938 में मॉर्गन के साथ मिलकर इसका संशोधन भी किया था, इसीलिए मुर्रे और मॉर्गन नाम आता है। मुर्रे ने 1935 में इसका निर्माण रचना की थी, फिर बाद में 1938 में मॉर्गन के साथ में मिलकर इसमें क्या किया गया था? एडजस्टमेंट किया गया था, संशोधन किया गया था, इसको एडजस्ट किया गया था फिर से। तो इसलिए पूछा जाता है कि TAT परीक्षण किसके द्वारा दिया गया, तो ऑप्शन में दोनों चीज़ दी होती है, मुर्रे और मॉर्गन। तो मुर्रे और मॉर्गन के साथ में आपको जाना है। एक चीज़ आपको याद रखनी है कि ये जो परीक्षण है, ये जो टेस्ट है, इस टेस्ट में कुल कार्ड अगर आपसे पूछ लिए जाए कि टोटल कार्ड कितने होते हैं, कार्ड्स में ये परीक्षण किया जाता है, तो 31 कार्ड होते हैं। इसमें से 30 पर तो चित्र बने होंगे, ठीक। इसके अलावा एक सादा कार्ड होता है, 30 कार्ड पर चित्र होंगे, और एक कार्ड कैसा होगा? सादा होगा, सिंपल होगा। और ये सभी चित्र पुरुषों और स्त्रियों के होते हैं।
और याद रखेंगे कि इनमें से 10 चित्र पुरुषों के होंगे, 10 चित्र स्त्रियों के होंगे, 10 चित्र पुरुषों के होंगे, 10 चित्र स्त्रियों के होंगे और 10 चित्र दोनों के मिक्स होंगे, जो 30 होते हैं। और एक कार्ड होता है सादा। तो कितनी बात आपको याद रखनी है कि ये जो परीक्षण है विषय आत्मबोधन परीक्षण, इसको हम TAT के नाम से जानते हैं, सीधी बात। दूसरी बात, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी रचना कब हुई, तो 1935 में हुई थी। इसमें संशोधन कब हुआ, 1938 में हुआ था। किसने किया था, मुरे और मॉर्गन दोनों ने मिलकर किया था। इसमें टोटल कार्ड कितने होते हैं, 31 होते हैं। सादा कार्ड कितना होता है, 1 होता है। और रंगीन कितने होते हैं, 30 होते हैं। 30 में 10 पर तो स्त्रियों के चित्र होंगे, लेडीज़ों के, 10 पर पुरुषों के होंगे, जेंट्स के, और 10 ऐसे होते हैं जिसमें मिक्स होते हैं दोनों के चित्र। इतनी बात आपको याद रखनी है TAT परीक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, व्यावहारिक बुद्धि को कहा जाता है। व्यावहारिक बुद्धि को क्या कहेंगे? ऑप्शन है मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, संज्ञानात्मक योग्यता या सामाजिक बुद्धि। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिलता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए, तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए। कौन कौन से? मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। एक क्वेश्चन ये निकल के आया। अब इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, व्यावहारिक बुद्धि को क्या कहा जाता है, कौन सी बुद्धि व्यावहारिक बुद्धि कहलाती है। तो जो मूर्त बुद्धि है इसको हम व्यावहारिक बुद्धि कहते हैं। 2 क्वेश्चन आपके तैयार हुए। इसके अलावा बुद्धि जो है मनुष्य की, व्यक्ति की, इंसान की जन्मजात शक्ति है और उसकी सब मानसिक योग्यताओं का योग और विभिन्न अंग होता है। किसी भी व्यक्ति की जो मानसिक योग्यताएं हैं उनका योग और अभिन्न अंग होता है मानसिक योग्यताओं का क्या? बुद्धि। ये भी आपको याद रखना है। और थॉर्नडाइक ने कितने प्रकार बताए बुद्धि के? 3 प्रकार बताए, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। मोस्टली यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बुद्धि के कितने प्रकार हैं, तो बुद्धि के 3 प्रकार थॉर्नडाइक के ज़्यादा फेमस रहे थे। तो गाइज़ ये थे 20 क्वेश्चन आज की इस वीडियो के। आउट ऑफ 20 आपका स्कोर क्या रहा, अपना स्कोर बता दीजिए। और ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में। ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को, फ्रेंड्स को चैनल पर जोड़ने का प्रयास करें, ताकि ज़्यादा लोग जब होंगे तो बेहतर तरीके से डिस्कशन हो पाएगा, लाइव डिस्कशन। इसके अलावा कंपटीशन आपका बढ़ेगा जब आप देखेंगे कि यहाँ पर टेस्ट में कितने 20 में से, 50 में से, 30 में से कितना स्कोर आपका हो रहा है, बकाया लोगों को कितना हो रहा है, तो एक दूसरे से प्रेरणा मिलती है। और यहाँ जो आपको पढ़ाया जाता है उसका टेस्ट टेलीग्राम पर कराया जाता है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। यहाँ आपके बहुत सारे फ्रेंड्स बन जाएंगे, जिसकी वजह से आप एक दूसरे के साथ में ग्रुप स्टडी कर पाएंगे। माय टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए भी बहुत लोग एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, एज ए फ्रेंड स्टडी करते हैं बहुत बेहतर तरीके से। तो चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप अपना ख्याल रखें, टेक केयर।